हेलो एवरीवन, आज हम फिजिक्स क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके हम फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं ये हम देखेंगे। पहली चीज आपने क्या याद रखना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो हम ड्राइव कर रहे हैं ये भी किसके ऊपर बेस्ड होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने कल पढ़ा था, उसी के ऊपर बेस्ड ये फॉर्मूला है। और हमने देखा था कि जो इक्वेशन की करेक्टनेस हम चेक करते हैं वो भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में डिपेंड करती है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कह रहा था, डायमेंशनल फॉर्मूला जो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स है उन सबका इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स है उनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज के इक्वल होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स होगी सबका डायमेंशनल फॉर्मूला एक जैसा होना चाहिए। सिमिलरली राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स होगी उनका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मीन्स ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज क्या आने चाहिए, एक जैसे आएंगे। तो ये क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा और इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। कल मैंने आपको कंडीशन बता दी थी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करते हुए भी, ठीक है, कि जब भी हम क्या करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं तो डायमेंशनल एनालिसिस कांस्टेंट से रिलेटेड कोई कुछ भी नहीं बताता है। ठीक है, कांस्टेंट के बारे में ये इसकी कोई नॉलेज नहीं होती है, ना ये कांस्टेंट का फॉर्मूला ड्राइव करता है और ना ही कांस्टेंट से रिलेटेड कोई रिलेशन शो करता है। तो देखिए किस तरह से हम ड्राइव करेंगे फॉर्मूला। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम। एक्सप्रेशन किसके लिए ड्राइव करना है, टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल टी से। इस स्मॉल टी जो हमारा टाइम पीरियड है इसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला ड्राइव करना है। ये हमने कंसीडर कर लिया। अब देखिए डिपेंड किस किस के ऊपर करता है ये चीज मिलेंगी हमें। विच ऑफ द सिंपल पेंडुलम विच में डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता, मास ऑफ द बॉब, उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है। जिस जिस पे डिपेंड करता जाए ना सबको उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते जाओ। तो टाइम पीरियड है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, मास के ऊपर। हमें तो अभी कोई रिलेशन नहीं पता है, हम डायरेक्टली डिपेंडेंस देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट देखिए किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो निकालना क्या, टाइम पीरियड का ही फॉर्मूला निकाला, तो वो किसके ऊपर और डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। और किसी चीज पे डिपेंड करता है तो वो भी देखते हैं। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी ये डिपेंड करता है। तो टी और किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, स्मॉल जी। या तो आपको नोटेशन मिलेंगी, जो नोटेशन अगर आपको गिवन है तो आपने वही यूज करनी है, अदरवाइज फिर आप अपनी चॉइस से यूज कर सकते हो। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब हमें पता है तीनों की तीनों टर्म्स किसकी है, टाइम पीरियड की है। टाइम पीरियड ही मास पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर रहा है। डिपेंड तो कर रहा है बट कैसे डिपेंड कर रहा है ये हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो वहां से हमें पता चलेगा। तीनों की तीनों इक्वेशन टाइम पीरियड की है, तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखेंगे। कंबाइन करके लिखेंगे तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एम एल जी। बट हमें ये नहीं पता अभी कि ये डिपेंड तो कर रहा है, इनवर्सली है या डायरेक्टली है। तो उसके लिए हम क्या मान लेते हैं, पावर लगा लेते हैं इसकी कुछ, कि अगर पावर इसकी डायरेक्टली 1 आ गई तो ये मास पे डायरेक्टली डिपेंड करता, पावर 2 आ गई तो ये स्क्वायर टाइम डिपेंड करता, -2 आ गई तो इनवर्स स्क्वायर टाइम डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए हम इसकी कुछ पावर कंसीडर कर लेते हैं। हमें नहीं पता ये पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिलहाल हमने ए बी सी ऐसे इनकी पावर कंसीडर कर ली। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या जगह ए बी सी। अब किसके ऊपर बेस्ड हम इस फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड। तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, मास। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1, और m1 की पावर क्या हो जाएगी, a। दिस इज लेंथ। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, l से हम इसको डिनोट करते हैं, l1 a की लेंथ है, पावर क्या है इसकी, b है। फिर क्या है ये g, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने कल निकाला था, किसके इक्वल होता है, नहीं निकालना आता तो फिर एक बार फिर बता दो। देखिए एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। फिर वेलोसिटी को हम दोबारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज द डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और ये टाइम एज इट इज। तो यहां से देखिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहा है, मास की वैल्यू तो 0 है, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं लेंथ की फॉर्म में, तो ये हो गया l की पावर 1, नीचे t की पावर 1, ये 1, ये t की पावर 2 हो गई, ऊपर जाके क्या हो जाएगी t की पावर -2। ठीक है, इस होल की पावर क्या हो जाएगी c, क्योंकि g की पावर हमने क्या मानी थी, c मानी थी। ये पावर तो रिलेशन दिखाने के लिए मानी थी हमने
कि रिलेशन जो आएगी उसके बारे में हमें पता चलेगा कि डायरेक्ट है या इनवर्स है, स्क्वायर टाइम डिपेंड कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर टाइम डिपेंड कर रहा है, क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, किस चीज के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, उसके लिए हमने ये पावर कंसिडर की थी। और फिर इनके क्या लिख दिए, जो भी हमारे पास टर्म्स थी इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिख लिए, ठीक है। अब देखिए इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टाइम पीरियड के, अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना चाहते तो कोई भी कांस्टेंट यूज करेंगे, मैंने मान लिया कांस्टेंट के है, इक्वल टू क्या हो गया टी के। अब टी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो तो किससे आएगा, टी से आएगा, क्योंकि यहाँ पे मास भी 0 है, लेंथ भी 0 है। मैं लिखना चाहूं तो मास और लेंथ को इस तरह से लिख सकती हूँ, या फिर टी को डायरेक्ट इस तरीके से, ठीक है। जिस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता उसकी पावर क्या कंसिडर करते हैं, 0। अब देखिए एक साइड का फॉर्मूला हमारे पास है एज इट इज, दूसरी साइड वाले को हम कंबाइन करके निकालते हैं। मास पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एम की पावर क्या होगी, ए होगी। यहाँ पर पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, एल की पावर क्या होगी, बी। यहाँ पर भी एम की पावर 0 है, सी से मल्टीप्लाई करेंगे, एम की पावर क्या हो जाएगी, 0 ही रहेगी। एल की पावर 1 है तो सी से मल्टीप्लाई करते क्या होगी, एल की पावर सी। टी की पावर -2 है, सी से मल्टीप्लाई करते ही -2c, ये हो गया। अब यहाँ पर जितने भी मास है इन सबको एक साथ करेंगे, जितनी भी लेंथ है लेंथ को एक साथ करेंगे, जितना भी टाइम है टाइम की टर्म्स को एक साथ करेंगे। तो देखिए क्या आ रहा है, एम की पावर 0 एल की पावर 0 इंटू टी इज इक्वल टू के एज इट इज। एम की पावर ए यहाँ पर है, एम की पावर 0 यहाँ पे, तो क्या हो गया, एम की पावर ए बनेगी, है ना। एल की पावर बी यहाँ पे है, एल की पावर सी यहाँ पर है, तो एल की पावर क्या होगी, बी प्लस सी। बेस सेम, पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो बेस सेम है, पावर क्या होगी, ऐड होगी, क्योंकि साइन मल्टीप्लाई किया है। टी की पावर क्या है, ए की है, -2c। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बेस्ड था ना ये, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, इस साइड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, इस साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इन द सेंस अगर यहां पर m की पावर 0 तो इधर भी क्या होना चाहिए, m की पावर 0, सो a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे m की पावर a है, इधर m की पावर क्या है, 0, सो हमारे पास क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट देखिए l की पावर क्या है, b प्लस सी, एल की पावर b प्लस सी है, यहाँ पर l की पावर कितनी है, 0, तो b प्लस सी इज इक्वल टू किस क्या आ रहा है, 0 क्या आ रहा है। एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अभी हम नेक्स्ट सोल्व करते हैं, कुछ मिला तो t की पावर क्या है, -2c, और यहाँ t की पावर कितनी है, कुछ नहीं मीन्स 1 है ना। तो t की पावर -2c किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल। यहाँ से c की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू क्या आएगी, -1/2, ठीक है। c की वैल्यू क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, b की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी c की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस b माइनस में 1/2, c की वैल्यू पुट कर दी, c के प्लेस पे इक्वल टू क्या हो गया, 0। इधर -1/2 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2, ये आ गई b। सो देखिए हमारे पास a की, b की और c की वैल्यूज आ चुकी है। अब देखिए हमने क्या माना था, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, ये इक्वेशन बनाई थी जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन बनाई। इसके अंदर अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, जो आप फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हो ना सबको कंबाइन करके, उसी में वैल्यूज को पुट करना आपने, ठीक है। तो यहां से मैं वैल्यू पुट करती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के k लगाया था, k m की पावर a, m की पावर a, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 0, सो m की पावर क्या होगी, 0, और 0 पावर इन द सेंस ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। यहाँ देखिए l की पावर क्या थी, b, और b की वैल्यू क्या है, 1/2, सो l के ऊपर पावर क्या होगी, 1/2। नेक्स्ट देखिए g की पावर क्या थी, c की वैल्यू कितनी आई है, -1/2, तो g की पावर होगी -1/2। माइनस पावर है, नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 के इक्वल, हटा सकती हूँ मैं इसको, ठीक है। तो k डायरेक्टली l की पावर 1/2, g को मैं अगर नीचे ले आती तो पावर हो गई पॉजिटिव। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, क्योंकि हमने कल ही सोल्व किया था, रूट को हम 1/2 में लिखते हैं और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या आ गया, k रूट l/g, ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। ये जो k है ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे ड्राइव नहीं हो रही है, ठीक है। वैसे यहाँ पे 2π कांस्टेंट होता है, हमने कल इक्वेशन सोल्व की थी, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस इस कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ नहीं बताता, इसलिए हम डायरेक्टली k यूज कर लेते हैं।
नेक्स्ट देखिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? द सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, फोर्स है F किसी पार्टिकल के ऊपर अप्लाई हुआ है, यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल में डिपेंड अपॉन, किस किस चीज पे डिपेंड करता है? पहली चीज मास पे डिपेंड करा, हम एक इक्वेशन बना लें डायरेक्टली, डिपेंड कर रहा है किस पे? मास पे। रिलेशन क्या है नहीं पता तो पावर लगा दी A। नेक्स्ट है वेलोसिटी, वेलोसिटी है V, ठीक है, रिलेशन नहीं पता तो पावर हमने इसकी मान ली B। एंड रेडियस, रेडियस R, पावर मान ली C है, ठीक है। पावर जरूर अज्यूम करनी है क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस डायमेंशंस होनी जरूरी है, और ये डायमेंशंस ही क्या बताते हैं? उसकी रिलेशन बताती है इस क्वांटिटी के साथ। अब फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ये हमारी मेन इक्वेशन है। इसमें हम अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाएंगे तो K लगा सकते हैं, K M की पावर होगी A, V की पावर B एंड R की पावर हो गई C, ठीक है। ये हमारी मेन इक्वेशन है, और इस मेन इक्वेशन में हम बाद में क्या करेंगे? ये वैल्यूज पुट करेंगे। पहले हम A B C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए A B C की वैल्यू फाइंड आउट करने का सेम तरीका है। मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M, पावर हो गई A। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं डायरेक्ट पुट कर सकती हूँ क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो मास की पावर हो गई 0, L की पावर 1, T की पावर -1, क्योंकि टाइम डिवाइड में होता है। पूरे की पावर हो गई B। R इज द रेडियस, रेडियस को हम किस फॉर्म में मेजर करेंगे? रेडियस इज अ लेंथ, L की फॉर्म में मेजर होगी, सो L की पावर हो गई C, क्योंकि रेडियस मीटर में मेजर होती है ना, तो जो भी चीज मीटर सेंटीमीटर में आती है उसे L से डिनोट करते हैं। सो F इज इक्वल टू K, M की पावर A ये हो गई। यहाँ पे देखिए पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। M की पावर A हो गई, यहां से M की पावर 0 है, वहां B है, तो M की पावर क्या रहेगी? 0 ही रहेगी। L की पावर 1 है, यहाँ पर पावर क्या है? B, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, L की पावर 1 मल्टीप्लाई B, B हो गया। T की पावर -1 मल्टीप्लाई B, क्या हो गया? -B। और यहां पर L की पावर क्या हो रही है? C। अब सबको कंबाइन करते हैं। इधर क्या है हमारे पास? फोर्स है, तो फोर्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर देते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, M1 L1 T -2, ठीक है। अब तक आपको ये डायमेंशनल फॉर्मूलाज याद हो जाने चाहिए क्योंकि आपने बहुत बार ड्राइव कर चुके हो। कि M की पावर A, यहाँ पे M की पावर 0 यहाँ पे, तो M की पावर तो रही A। L की पावर B यहाँ पे, C यहाँ पे, तो L की पावर क्या होगी? B प्लस C। यहाँ पर क्या है? T की पावर -B। जो भी टर्म्स है सब टर्म्स को कंबाइन कर देंगे, वो जितनी बार भी होंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? राइट हैंड साइड के। इसका मतलब पावर भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो M की पावर क्या है? यहाँ पे A है, तो यहाँ पे M की पावर क्या है? 1 है, तो A की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 1 के इक्वल आ गई। यहाँ L की पावर B प्लस C, B प्लस C है, इधर L की पावर क्या है? 1, तो B प्लस C इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ से T की पावर क्या है? -B, और -B इज इक्वल टू इधर T की पावर क्या है? -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, B की पावर क्या? B की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई है। अब इस B की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो मैं C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो B की वैल्यू क्या है? 2 प्लस C अगर मैं लिखती हूँ, 2 प्लस C इज इक्वल टू 1। यहाँ से C की वैल्यू क्या आ गई? 2 उस तरफ जाके माइनस में, तो 1 - 2 -1, ठीक है। C की वैल्यू आ गई -1। इन A B C की वैल्यूज को, इसको और इसको हम क्या करेंगे? हमारी जो मेन फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे कर लो या यहाँ पे। कांस्टेंट के बारे में ये रिलेशन नहीं दे रहे तो कांस्टेंट को हम डायरेक्ट रख लेंगे। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया? K, M की पावर A थी, A की वैल्यू क्या है? 1, तो M 1 हो गया। V की पावर B, B की वैल्यू कितनी आई है? 2, तो V की पावर हो गई 2। नेक्स्ट R की पावर C, C की वैल्यू क्या आई है? -1, तो R की पावर हो गई -1। अब पावर माइनस में है, नीचे लेके आऊंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो गया? F इज इक्वल टू K mv² अपॉन में R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन V। इसका मतलब देखिए वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को क्या ज्यूम किया यहाँ पे? V। इस फ्रीक्वेंसी को की रिलेशन निकालने में ऑफ ए स्ट्रिंग, किसी भी रस्सी की, में डिपेंड अपॉन द लेंथ। किस किस की चीज के ऊपर डिपेंड करिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा लेंगे हम। L की पावर मानेंगे हम A ऑफ द स्ट्रिंग। नेक्स्ट है टेंशन T की पावर मान ली हमने B, क्योंकि हमें अभी रिलेशन नहीं पता है। एंड मास के ऊपर डिपेंड करती है, मास की पावर मान ली हमने C है, ठीक है। एज इट इज
हम क्या करते जाएंगे, पहले इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटा लेते हैं। के एल की पावर ए होगी, टी की पावर बी, एम की पावर हो गई सी। ठीक है, ये हमारी मेन इक्वेशन आ गई है। अब इस मेन इक्वेशन में सबके डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करें। वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है, एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1। इधर के एज इट इज, एल की पावर ए है तो लेंथ को लेंथ से ही लिखते हैं, तो L1 की पावर क्या होगी ए। टी की पावर बी है, टाइम पीरियड को टेंशन है ये, है ना, दिस इज द टेंशन। अब टेंशन क्या होती है, टेंशन क्या है, एक टाइप का फोर्स है। ठीक है, अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना फोर्स। याद रखना हमेशा, टेंशन, अगर किसी स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट हो रही है, इसका मतलब उस स्ट्रिंग को से कुछ ना कुछ बंधा हुआ है और उस स्ट्रिंग के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है एक टाइप का। ठीक है, तो फोर्स का और टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस पूरे की पावर हो गई b, यहां से m क्या है, मास, मास को हम लिखेंगे m से, और पूरे की पावर क्या है इसकी c, सेम। अब डायमेंशनल फॉर्मूलाज को कंबाइन करते हैं, l की पावर 1 ये रही, और l की पावर 1 मल्टीप्लाई b हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो m की पावर क्या हो रही है, 1 इंटू b हो गया, l की पावर 1 इंटू b, l की पावर b, t की पावर -2 इंटू b, t की पावर क्या होगी -2b, मल्टीप्लाई होगी पावर के ऊपर पावर। अब देखिए l की पावर 1 इंटू a, l की पावर क्या हो रही है, a हो गई। ठीक है, एज इट इज, m की पावर 1 इंटू c, m की पावर हो गई c, l की पावर a यहाँ पे, l की पावर b यहाँ पे, l की पावर क्या होगी a प्लस b, m की पावर b है यहाँ पे m की पावर है c, तो m की पावर क्या होगी b प्लस c, t की पावर क्या है 2b -2b। ठीक है, t की पावर -2b, ये बन गया कंबाइन करके। इधर हमारे पास क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। अब सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए, तो l की पावर a प्लस b, इधर l की पावर क्या 1, तो a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा 1। m की पावर b प्लस c है, तो b प्लस c इज इक्वल टू, यहाँ पे m की पावर है 0 के इक्वल, -2b, तो t की पावर इधर क्या -1, माइनस से माइनस कट गया, b इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। अब b की वैल्यू यहाँ भी पुट करते हैं और यहाँ भी, तो दोनों इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी 1, उस तरफ जाके ये -1/2, तो क्या हो रहा है हमारे पास, एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 2 - 1 क्या आ रहा है 1/2। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू यहां से निकालते हैं, c की वैल्यू सॉरी b की वैल्यू दोबारा यहां पुट करते हैं, तो c की वैल्यू मिल जाएगी, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, सो c इज इक्वल टू -1/2, ये आ गई c की वैल्यू। a b c सबकी वैल्यू हमारे पास है, ये a की वैल्यू है 1/2 और b की वैल्यू भी 1/2 और c की वैल्यू क्या होगी -1/2। अब इन तीनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर सेम इक्वेशन में हम यहाँ पर पुट करते हैं इसको, तो फिर क्या होगा, देखिए v इज इक्वल टू k, क्या था हमारे पास l की पावर a, t की पावर b, m की पावर c थी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे कि a की वैल्यू क्या थी 1/2, l की पावर होगी 1/2, t की पावर क्या थी हमारे पास, t की b है तो b की वैल्यू क्या है 1/2, m की पावर c है तो m की वैल्यू है -1/2। अब ये यहाँ पर माइनस में है तो नीचे डिवाइड में लिखा जाएगा, डिवाइड में लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, सो v इज इक्वल टू k, रूट लग गया किस पे, l t अपॉन में m पे। ठीक है, सबका 1/2 हट गया ना, जिस जिस पे 1/2 था उन सब पे क्या लगा दिया मैंने, रूट लगा दिया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। आज के लिए इतना ही, और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।